जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। अब तक के लेक्चर्स में हमने देखा कि हमने अपनी जर्नी को इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू किया और फिर हमने वैदिक काल को पार कर लिया। अब हम आगे की अपनी जर्नी करेंगे वैदिक काल से आगे। आज का टॉपिक होगा हमारा लेक्चर 4 जो हमारा है वो महाजनपदास को डिवोटेड है और इसी लेक्चर में हम आगे बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी पढ़ेंगे। मैंने इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा महाजनपदास का, दूसरे में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। लेक्चर्स को इस तरह से बाइफरकेट करने का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है ताकि आपको शॉर्ट और क्रिस्प में चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आएं। लेक्चर्स को पार्ट में डिवाइड करना आपका काम बढ़ाना नहीं है। आपको लग सकता है कि आपको कई पार्ट्स में लेक्चर देखने पड़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा आसान तरीका है हिस्ट्री को समझने का। जब आप चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ेंगे, खासकर इतिहास में, तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आपके रिटेन करेंगी। लेट्स मूव ऑन। हम पहले पार्ट के साथ बढ़ते हैं, महाजनपदास। बट बिफोर आई स्टार्ट द महाजनपदास, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। हम पीछे जाके देखेंगे कि हमने वैदिक एज को कहाँ पे ख़त्म किया था। वैदिक काल में हमने पढ़ा था उसके ओरिजिन के बारे में। 2 काल का बाइफर्गेशन था, क्लासिफिकेशन था वैदिक एज में, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। हमने दोनों के फीचर्स को पढ़ा था। हमने इकोनॉमी के एस्पेक्ट को देखा था, रिलीजन के एस्पेक्ट को देखा था, कल्चर को देखा था, सोसाइटी को देखा था, और इन सारे एस्पेक्ट्स में हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में। और हमने देखा कि किस तरह वैदिक काल एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी, किस तरह वहाँ पे हिंदू फिलॉसफी का डेवलपमेंट हुआ था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट दोनों हुआ था इनफैक्ट। अब हम वहीं से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और ये हम देखेंगे कि वैदिक काल के बाद ये महाजनपदास कैसे ओरिजिनेट हुए, इनका क्या फ्लरिशिंग टाइम पीरियड था, क्या जोग्राफिकल एक्सटेंट था। वी ऑल विल सी दिस। इट इज द प्रीव्यू हेयर जिसमें हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हम इंट्रोड्यूस होंगे महाजनपदास से। देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इनका महाजनपदास का इतिहास क्या है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटरी क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक सिनेरियो, कल्चरल डेवलपमेंट, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट डिक्लाइन ऑफ महाजनपदास। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। ये मैप जो आप देख रहे हैं ये वो पूरा जोग्राफिकल एक्सटेंट है। जो भी आप नाम यहाँ पे मेंशन देख रहे हैं ये 16 महाजनपद थे। हिंदी में हम कहेंगे तो महाजनपद और इंग्लिश में कहेंगे तो महाजनपदास। एक ए एडेड रहता है इंग्लिश के वर्ड्स में, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में, इसलिए उसको वैसे प्रोनाउंस करते हैं। आप महाजनपद कहें या महाजनपदास कहें, योर विश। दीज आर द महाजनपद। ये वो 16 महाजनपद हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका फैलाव था, इनका विस्तार किस तरह से था इंडियन टेरिटरी में। दे वर द एंशिएंट इंडियन किंगडम्स। महाजनपद को हम एंशिएंट मोस्ट इंडियन किंगडम्स की तरह रेफर कर सकते हैं। ये सबसे पहले राज्य थे। राज्य की रूपरेखा महाजनपद काल से ही तैयार होती है। They played a crucial role in shaping the political landscape. राजनीतिक परिदृश्य को स्थापित करने में महाजनपद काल का महत्वपूर्ण रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल रहा है पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्टैब्लिश करने में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं महाजनपद का। द पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये जो बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं आप इन पे ध्यान दें। जो भी इम्पॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैंने बोल्ड करके रखी हुई हैं यहाँ पे, ताकि आपका ध्यान उस पे जाए और आप उन वर्ड्स को रिटेन कर सके। उन वर्ड्स को रिटेन करने से ही आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट याद रहेगा। यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक चेंज की बात हुई है। जैसे जैसे सभ्यताएं बदलती हैं, जैसे जैसे काल बदलते हैं, तो जो सबसे प्रोमिनेंट चेंज आता है वो सभ्यताओं की सोसाइटी में यानी कि समाज में और उसकी इकोनॉमी में आता है यानी कि अर्थव्यवस्था में आता है। सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों इंटर रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं, दोनों का असर एक दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए जब भी हम चेंज ऑफ एरा देखेंगे, चेंज ऑफ सिविलाइजेशन देखेंगे, तो हम मैक्सिमम चेंज नोटिस कर सकेंगे सोसाइटी में और इकोनॉमी में, और वही हम यहाँ महाजनपद काल में भी देखते हैं। वैदिक एज से हम जैसे ही शिफ्ट होते हैं महाजनपद एरा में, we can see prominent changes in economy as well as society.
urbanization, trade expansion, rise of religious movements. Now please go back to the Vedic age for few seconds. आप देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा आप चिंतन करें और फिर देखें कि जब हम वैदिक काल की बात कर रहे थे तो वहाँ अर्बनाइजेशन का बहुत रोल नहीं था, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी। हमने देखा था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल और एग्रीकल्चर ये दो मेन ऑक्यूपेशन की तरह वहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते थे। बट यहाँ पे हम क्या वर्ड देख रहे हैं? अर्बनाइजेशन। सो व्हाट यू कैन सी हेयर इज शिफ्ट इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से अर्बनाइजेशन, ट्रेड एक्सपेंशन, और इसी के साथ होता है राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स। यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स दिखेंगे जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। एंड अ वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट है टू नोटिस कि ये सारे जो भी आपके महाजनपद्स हैं, ऑल दी 16 महाजनपद्स, दे वर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी में महाजनपद नहीं दिखेंगे, ये सारे ही नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड थे। एंड द रीजन, ये रीजन हम पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज दिस वॉज द फर्टाइल रीजन। ये एक फर्टाइल प्लेन था, फर्टाइल एरिया था उस समय, जो उस काल के लोगों ने डिस्कवर किया था, और अपने सस्टेनेंस को बनाए रखने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए बेहतर ढंग से लोग यहीं पे सेटल होते गए। इसीलिए महाजनपद का एरा जो है हम नॉर्दर्न इंडियन टेरिटरी में देख पाते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंट डे इंडिया एंड नेपाल, प्लीज फोकस ऑन दीज बोल्ड लेटर्स। प्रेजेंट डे करंट जो इंडियन और नेपाल की जो टेरिटरी है, वहां पे इन 16 महाजनपद का विस्तार था। हम आगे देखेंगे कि नेपाल की टेरिटरी में कौन कौन से महाजनपद थे, पर आपको याद रखना है, अगर आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये टर्म ध्यान रख रहे हैं महाजनपद से रिलेटेड, तो वहां पे आपको इंडियन टेरिटरी और नेपाल की टेरिटरी को ध्यान रखना है कि यहीं पे ये 16 महाजनपद फैले हुए थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था अब इनका, किस तरह से ये स्टैब्लिश थे, किस टाइप के थे, कैसी इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी, किस तरह से ये फंक्शन करते थे, हम ये देखेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेरीड फ्रॉम मोनार्कीज टू रिपब्लिक्स। यहाँ पे आप इन दो वर्ड्स को देखिए, मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। मोनार्की क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन दो टर्म का मतलब क्या है। इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि महाजनपद का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, कुछ मोनार्कीज थे और कुछ रिपब्लिक्स थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बट हम पहले जानेंगे कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। हम इस स्लाइड में सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, मीनिंग समझते हैं रिपब्लिक और मोनार्की का। रिपब्लिक क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। इट इज ही और शी इज चोजन बाय पीपल एंड दैट पोजीशन इज नॉट हेरिडिटरी। जो हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन है वो हेरिडिटरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हेड ऑफ स्टेट चुन लिया गया या राजा चुन लिया गया तो उसके परिवार का ही व्यक्ति नेक्स्ट राजा बनेगा। रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। वेयर एज इन मोनार्की, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट को चुना तो लोगों द्वारा जाता है, बट यूजुअली इट बिकम्स अ हेरिडिटरी पोजीशन। बाद में हम देखते हैं, कालांतर में हम आके देखेंगे कि कहीं कहीं पे ऐसे मोनार्कीज होती हैं जो इलेक्टिव भी होती हैं, जहाँ पे बार बार राजा बदले भी जा सकते हैं। बट यूजुअली एक प्रिमिटिव स्टेज में, ओरिजिन वाले स्टेज में हम देखें तो मोनार्कीज वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे हेरिडिटरी पोजीशन हो जाती है हेड ऑफ स्टेट की या फिर किंग की। यहाँ पे रिपब्लिक का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, लिच्छवी। लिच्छवी महाजनपद जो है वो एक रिपब्लिक महाजनपद है। वेरास मोनार्की में मगध, मगध का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद, जिसने बाद में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला इंडिया का बहुत बड़े स्तर पर, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्राइबल चीफ्स क्लेम्ड रेवेन्यू एंड मेंटेन्ड आर्मी। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि राजा ट्राइबल चीफ्स को अपॉइंट कर देते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। उनका काम होता है टैक्स कलेक्ट करना और उसी टैक्स से आर्मी को मेंटेन करना। राजा इंडिविजुअली अपने लेवल पे ये काम नहीं करता है। वेराज मोनार्की में चूंकि राजा ही सेंट्रल हेड है, सारी पावर उसके हाथों में ही एकत्रित है, इसीलिए वो स्वयं आर्मी मेंटेन करने का काम करता है। इनफैक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम भी राजा का ही होता है। किसमें? मोनार्की में। द गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू असेंबलीज इन रिपब्लिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राइबल चीफ्स को अपॉइंट कर देते थे राजा रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, आर्मी मेंटेन करने के लिए। उसी प्रकार पूरी जो सरकार होता है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है,
वो भी रन करता है असेंबलीज के थ्रू। अलग अलग असेंबलीज बनाई जाती हैं, अलग अलग टास्क उनको असाइन किए जाते हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं असेंबलीज के थ्रू रन करता है। वेयर एज इन मोनार्की द किंग इज द होल सोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए ऐसी कोई असेंबली नहीं होती है, सारे रिपोर्ट्स सब कुछ राजा को डायरेक्टली दिए जाते हैं। द किंग और द हेड ऑफ द स्टेट एड्रेसेस देम इंडिविजुअली। हर एक रिपोर्ट को, हर एक मुद्दे को वो खुद सुनता है, खुद उसका निवारण करता है और खुद ही एक्शंस लेता है। वहाँ पे असेंबलीज की कोई प्रेजेंस हम नहीं देखते हैं। नाउ हियर इज द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन महाजनपदास की लिस्ट को पढ़ेंगे। ये मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी फॉर योर ईज। 16 महाजनपदास हैं, उनकी कैपिटल है एंड ऑल्सो मॉडर्न लोकेशन है, क्योंकि जब हम महाजनपद काल की बात कर रहे हैं उस समय का भारत आज के भारत से अलग है ना। वो टेरिटरी डिफरेंट है, आज की इंडियन टेरिटरी डिफरेंट है। इसीलिए जो मॉडर्न लोकेशन है इन महाजनपद की वो भी मैंने मेंशन की हुई है ताकि आपको रिलेट करना आसान हो जाए। जब आप मैप में देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा लोकेट करना कि अच्छा वो महाजनपद आज के समय में यहाँ पे पाया जाता रहा होगा। मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक सिनेरियो, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था कैसी थी महाजनपद काल में। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था देखी थी, अर्बनाइज थी, ट्रेड एंड कॉमर्स एकदम फ्लरिशिंग स्टेट में था। फिर हम वैदिक काल में आ जाते हैं जहाँ पे एक रूरल और एग्रीकल्चर बेस्ड आपका इकोनॉमिक सिस्टम था। अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक सिनेरियो देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड एंड क्राफ्ट्स भी है एंड एग्रीकल्चरल सरप्लस भी है। नाउ सी, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड भी हो रहा है, कॉमर्स भी है फ्लरिशिंग स्टेट में, वेयर एज एग्रीकल्चरल सरप्लस भी है लोगों के पास। इसीलिए क्राफ्ट्स का भी डेवलपमेंट हम देखने को मिलता है। हमें क्राफ्ट्स या आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट कब देखने को मिलता है? जब हमारे पास फूड सफिशिएंसी इनफ होती है, सस्टेनेंस के लिए इनफ रिसोर्सेज होते हैं, तभी आदमी कला की तरफ जाता है। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं। हम इस बात से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि महाजनपद काल जो है कितना ही फ्लरिशिंग स्टेट में रहा होगा, कितना ही समृद्ध और प्रॉस्परस रहा होगा। इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड, crafts, agriculture, every element of economy is present over here. Now look at this picture. महाजनपद काल में अलग अलग महाजनपदास से आपको ये कॉइन्स मिलते हैं। Now प्रेजेंस ऑफ कॉइन्स मीन्स फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। जब ट्रेड होता है, जब व्यापार होता है एक दूसरे से या एक दूसरे रीजन के बीच में, तभी तो कॉइन्स की जरूरत पड़ती है। हमें किसी भी तरह की मुद्रा की आवश्यकता क्यों होगी? जब हम किसी से कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर किसी को कुछ बेचना चाहते हैं। और ये होगा कब? ये तब होगा जब हमारे पास रिसोर्सेज इनफ अमाउंट में हो, इनफैक्ट सरप्लस प्रोड्यूस हो हमारे पास। तो फिर हम इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि महाजनपद काल में इकोनॉमी एकदम फ्लरिशिंग स्टेट में थी, समृद्ध पोजीशन में थी, इसीलिए इन सिक्कों का भी इस्तेमाल होता था। अलग अलग महाजनपद में अलग अलग प्रकार के सिक्के पाए जाते थे। ये उनकी पिक्चर्स हैं। नाउ वी विल मूव टू कल्चरल डेवलपमेंट्स। हमने इकोनॉमी देख ली, हमने पॉलिटी देख ली। अब पॉलिटी एक बार जब स्टेबल होती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल होता है, लोगों को पता है उनका राजा कौन है, उनकी समस्याओं का निवारण कहाँ हो रहा है, उनको टैक्स कहाँ देना है, उस टैक्स के बदले उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। देन पीपल मूव टू इकोनॉमी। फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, खाने पीने की चीज़ें हैं कि नहीं है, फूड सफिशिएंसी है या नहीं है, लोगों के पास अपनी ज़रूरत का सामान है या नहीं, ट्रेड चल रहा है या नहीं। हमने देखा कि ये सब कुछ बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट में था, इसलिए इकोनॉमी भी हमारी स्टेबल लेवल में आ गई। अब जब इकोनॉमी स्टेबल हो गई, देन पीपल मूव टू क्रिएटिव एस्पेक्ट। क्रिएटिव एस्पेक्ट में आ जाता है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल एस्पेक्ट। और यहाँ पे एडवांसमेंट इन लिटरेचर, आर्ट, फिलॉसफी, हम ये सब देख पाते हैं। इंडियन हेरिटेज का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा हम महाजनपद काल में देखते हैं, जहाँ से इंडियन हेरिटेज को अपनी एक पहचान मिली है। हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि इनमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से रहा है महाजनपद काल में। अब हमने वैदिक काल में देखा था, या हम पहले सिंधु घाटी से शुरू कर लेते हैं। सिंधु घाटी में हमने देखा था नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप होती थी, मदर गॉडेस थी, पशुपति की सील थी, हमें वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स के मोटिव्स मिलते थे सील्स पे।
फिर हम वैदिक काल में जब आते हैं तो हिंदू फिलॉसफी का एडवांसमेंट हम देखते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का वहन किया जा रहा है। फिर हम जब महाजनपद काल में आते हैं तो हम हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म की प्रेजेंस भी देखते हैं। ये डिफरेंस आता है हमारा वैदिक काल से महाजनपद काल में, कि यहाँ पे हिंदुइज्म तो फ्लरिश कर ही रहा है, हिंदुइज्म प्रैक्टिसेस तो फॉलो की ही जा रही हैं, साथ ही साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी ओरिजिन हो रहा है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ डाइवर्स द सोसाइटी वुड हैव बीन। वो महाजनपद काल का जो समाज है कितना ही डाइवर्स रहा होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, उनके अपने तरीके हैं, अपनी पूजा पद्धति है, अपने बिलीफ सिस्टम है। सो हाउ डाइवर्स एंड रिच दैट सोसाइटी वुड हैव बीन। And the concept of non-violence and ethical governance was in place. Non-violence और ethical governance, जो आदर्श राजा का जो एक आप कह सकते हो एक जो स्वरूप होता है आदर्श राजा का, या फिर आदर्श राज्य का जो स्वरूप होता है, उसको महाजनपद काल में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया है। कमिंग टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अब जनपद है, महाजनपद है, यानी कि एक तरह से किंगडम है, राज्य ही है। हमने अभी देखा कुछ रिपब्लिक्स थे, कुछ मोनार्कीज थी। तो अब अपने राज्य की सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए और राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ाइयाँ भी होंगी, क्लैशेस भी होंगे। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मिलिट्री की ज़रूरत होगी। तो मिलिट्री को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था? दे मेंटेन्ड मिलिट्री फोर्सेस फॉर डिफेंस एंड एक्सपेंशन। आई टोल्ड यू, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ उसके विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए भी और डिफेंस के लिए भी मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था। और वाइटल रोल था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में मिलिट्री का। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या राजनीतिक स्थिरता कैसे मेंटेन होगी? आप अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम अपनी कंट्री को चारों दिशाओं से प्रोटेक्ट करके या एकदम उसको सुरक्षित करके ना रखें, अगर हमारी डिफेंस फोर्सेस जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो इतनी मेहनत से काम ना करें, सुरक्षा बल जो है इतनी दिन रात कड़ी मेहनत से काम ना करें, तो हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। एंड वंस सिक्योरिटी ऑफ एनी स्टेट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, सीधा असर उसका आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, उसका सीधा असर आता है सरकार पे, सरकार की स्थिरता पे, स्टेबिलिटी पे। और एक बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई, इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट। सेम गोज इन महाजनपद काल। अपने अपने जनपद या महाजनपद की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था। नाउ अगेन कमिंग टू डिक्लाइन ऑफ महाजनपद, हम इसी क्रम में अपने लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं कि जैसे ही किसी सभ्यता का या किसी काल का ओरिजिन होता है, फिर उसका विकास होता है, वो अपनी समृद्ध स्टेट में पहुंचती है, समृद्ध काल में पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे उसका अंत शुरू होता है, डिक्लाइन शुरू होता है। हम सेम पैटर्न यहाँ महाजनपद में भी देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ महाजनपदास बिगेन विद लार्जर एम्पायर सच एज मौर्यास, फैक्टर्स लाइक इंटरनल स्ट्राइफ, एक्सटर्नल इन्वेजन्स एंड सो ऑन। नाउ हमने देखा कि 16 महाजनपद थे, ठीक है, हमने अभी पढ़ा 16 महाजनपद थे, अलग अलग जगह पे विस्तृत थे। उसमें से कुछ एक महाजनपद जैसे कि मगध, जिसमें मौर्यों का शासन था, वो बढ़ते गए, उनका विस्तार ज़्यादा होता गया। मौर्यों ने अपने महाजनपद का विस्तार बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अग्रेसिवली किया। उनका एक अखंड भारत वाला जो आइडिया था, जो आइडियोलॉजी थी, उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से प्रोपगेट किया, बहुत एग्रेसिवली प्रोपगेट किया। हेंस बाकी जो महाजनपद थे, इसका असर ये हुआ कि बाकी जो महाजनपद थे वो मौर्यों के इन्फ्लुएंस में आते गए। या तो मौर्याज उन्हें जीतते गए या फिर उन्होंने खुद सरेंडर करके अपनी बाउंड्रीज उनके साथ मर्ज कर ली। इसलिए मौर्यों का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया और मौर्यन एज एन एम्पायर स्टैब्लिश हुए हमारे कुछ टाइम के बाद। मौर्यन डायनेस्टी ने एक साम्राज्य खड़ा किया, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मौर्यन एम्पायर एक पूरा आपका चैप्टर है सेपरेट, जिसको हम सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। मौर्यों ने इस तरह से विस्तार किया अपने महाजनपद का कि वो एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुए। कुछ और फैक्टर्स थे जैसे इंटरनल स्ट्राइफ, आपसी द्वंद्व, आपसी जो भी उनके लड़ाई झगड़े चलते थे महाजनपद में, उसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ महाजनपद उसका। फिर उसके बाद एक्सटर्नल इन्वेजन भी एक फैक्टर था।
इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आए। जब बार बार लड़ाइयाँ होती रहेंगी या बार बार द्वंद्व होते रहेंगे, क्लैशेस होते रहेंगे, तो उसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है। किसी भी तरह के वॉर में, किसी भी तरह के ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में हमें एक्स्ट्रा इकोनॉमिक सोर्सेज की ज़रूरत होती है, और अगर यही क्लैशेस फ्रीक्वेंटली होते रहे तो उतना ही ज़्यादा ओवर यूज़ होगा इकोनॉमिक सोर्सेज का, एंड हेंस एक टाइम के बाद क्या होगा, आपके वो जो अर्थव्यवस्था के जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन होने लगेंगे और आपके पास सस्टेनेंस के लिए जो स्रोत थे वो कम पड़ने लगेंगे। इसी वजह से डिक्लाइन ऑफ महाजनपदास हम देख पाते हैं। ये जो मैप मैंने लगाया है यहाँ पे मगध का मैंने हाईलाइट किया है मगध को। आप देख सकते हैं पहले मगध ना एक छोटा सा महाजनपद ही था, छोटा तो क्या ही कह सकते हैं हम, बट हाँ महाजनपद था बाकी महाजनपदों की तरह, बट धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ता गया। हम आगे के जब चैप्टर में देखेंगे ना तो इट हैज़ कवर्ड अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड वी विल सी इट इन वेरी डिटेल। सो एज ऑफ नाउ आप ये समझें कि मगध ने कैप्चर किया था बाकी महाजनपदास को भी, चूंकि उसने अपने रिसोर्सेस को इस तरह से यूटिलाइज किया, अपनी मिलिट्री को इस तरह से फॉर्मुलाइज किया था कि इट कुड लीड द इंडियन टेरिटरी। सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट वाज इट। आई होप आपको महाजनपद काल अच्छे से समझ आया होगा, आप उस काल में पहुंच पाए होंगे और महसूस कर पाए होंगे वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के कल्चर, वहाँ की सोसाइटी और पॉलिटी को। Please keep learning, please enjoying history, and please keep living history. Thank you so much.